दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिसका भी सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति लगातार चर्चाओं के केंद्र में बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के पश्चात तो इनकी चर्चाएं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर और गर्म हो गई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव परिणाम सामने आए लोकसभा के, उसने इंडिया गठबंधन में जहां विश्वास और पैदा कर दिया, वह एनडीए गठबंधन के अंदर जो दरारें हैं, उनकी जो आपस में अंतर कलह है, वह भी सतह पर लगातार आ रही है। बहुत सारे ऐसे एपिसोड लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे हैं, जो ये बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जो एनडीए गठबंधन है, चाहे शिंदे गुट हो, चाहे अजित पवार गुट हो, जो उनकी पार्टी एनसीपी और शिवसेना और साथ ही बीजेपी, इन सबके बीच में आपस में तालमेल की बड़ी भारी कमी है। और लगातार यह बातें चर्चा में है राजनीतिक गलियारों में कि अजित पवार को लेकर असमंजस बीजेपी के अंदर बढ़ता जा रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव में वह अजित पवार के साथ जाए या ना जाए। और ऐसी चर्चाएं लगातार हैं कि वे अजित पवार से कहीं न कहीं अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट की जो उन्हें लोकसभा सीट जो मिली है महाराष्ट्र में, वह चाहते हैं कि हमें 100 लगभग विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़ें। अजित पवार का भी यही तर्क है कि हमें 100 सीटें विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए चाहिए। अगर 100-100 सीटें ये दोनों पार्टी लड़ते हैं, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी? यह बड़े सवाल हैं। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी जानने वाले देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। मतलब प्रकाश पौरे जी हैं इस चर्चा में, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी जानते हैं और समझते हैं। तो प्रकाश जी, जैसे कि महाराष्ट्र की राजनीति में नित प्रतिदिन नए-नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। इससे महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा अब किस तरफ जाती दिखाई देती है आपको? जिस तरह से बीजेपी के घटक दल, चाहे शिवसेना शिंदे वाली हो या एनसीपी अजित पवार वाली हो, जिस तरह से आपस में सीटों को लेकर विधानसभा के जो आगामी चुनाव हैं, उसको लेकर विषय-विवाद बिछने लगी हैं। और जिस तरह से आपस में उनकी बातें निकल के सामने आ रही हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि आपस में उनका बड़ा अंदर एक घमासान मचा हुआ है। क्या लगता है आपको? नहीं, देखो ऐसा है प्रशांत भाई कि महाराष्ट्र की जो फिलहाल की राजनीति है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। जिस तरीके से बोलते हैं ना कि दूध में नमक का ढेकला गिरने से जिस तरीके से दूध फट जाता है, उसी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति का जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, वो पूरा बिगड़ चुका है। और ये बिगड़ने के पीछे जो कारण है या जो व्यक्ति है, वो है देवेंद्र फडणवीस। इन्होंने जिस तरीके से ये पिछले 2-3 साल में पार्टियां तोड़ी, उसमें क्या बोलते शिवसेना होगी, उसके बाद में शरद पवार की पार्टी होगी राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसी तरीके से कांग्रेस के इनको तोड़ दिए उन्होंने, क्या नाम, अशोक ये चौहान। अपना अशोक चौहान हो गए। तो ये सारे अनिल विषय देवड़ा से हो क्या गए। हो गया है, हेलो, इन सारे विषय से क्या हो गया है कि एक बहुत क्या बोलते कटुता नेताओं में आ चुकी है। हालांकि विषय ऐसी है, हमारे महाराष्ट्र में ऐसा था कि एक कल्चर स्टेट हमारा और बड़ा सादगी भरा सारा व्यवहार रहता था। हमारे विदर्भ की या महाराष्ट्र की जो भी राजनीति रही है, ये कोई बिहार के या यूपी के तर्ज पे तो रही नहीं है। हमेशा अगर राजनीति किसकी बिगड़ी है, कहाँ से ज्यादा गुना करती है, इसका जब जिक्र निकलता है तो बिहार और यूपी का हमेशा ही नाम निकलता है, ये लोग हमारे लोग बोलते हैं। तो हुआ क्या है फिलहाल में कि ये जिस तरीके से ये पार्टियां तोड़ी गई और बेमतलब बेमतलब कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि शिवसेना बीजेपी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, उसी के भरोसे पे शिवसेना की उंगली पकड़कर बीजेपी सत्ता में आई। आज से करीब करीब 15 साल पहले उन्होंने, उस समय पे प्रमोद महाजन है, नितिन गडकरी है, इन्होंने एक अच्छा उस समय पे हमारे महाराष्ट्र के राजनीति के धुरंधर नेता शिवसेना के बाला साहब ठाकरे को उनको मिले, उनको बोले कि भाई आप हिंदुत्व का ये करते हैं, हम हिंदुत्व के मुद्दे पर ये सारा करते हैं, आप हमारे महाराष्ट्र में बड़े भाई है, हमको महाराष्ट्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको दिल्ली में इंटरेस्ट नहीं है, तो महाराष्ट्र आप संभालिए, दिल्ली हम संभालेंगे। इस तरीके से सारी बातें हुई, कॉम्बिनेशन हुई, शिवसेना भाजपा का गठबंधन हुआ और लगातार 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 इनकी सीटें बीजेपी की जो है बढ़ती गई और नतीजा ये हुआ कि 1995 के अंदर बीजेपी सेना की सत्ता आ गई। उसके बाद में फिर वापस से इनका ये हुआ, फिर टूटी, फिर उसके बाद में फिर वापस से क्या बोलते आघाड़ी की बोलो या कांग्रेस की सत्ता आई, ये रहा हमारे यहाँ का। 2014 के अंदर जब इनकी सत्ता आई, बीजेपी की सेना की, उस समय पे बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने।
बाद में अच्छा इसके बीच में गोपीनाथ मुंडे भी थे ये सारा का सारा ये करने के लिए, वो जिसका मैं जिक्र पहले कर रहा हूँ, बाला साहब ठाकरे का वगैरह सारा ये जो जो कोऑर्डिनेशन करना था, उसके अंदर गोपीनाथ जी मुंडे ये हमारे बहुत बड़े अहमद अहमद ये अहम नेता थे। तो ये 2014 में जब बीजेपी की सत्ता आई, बीजेपी ये बोलते हुए सत्ता में आई कि किसानों की बड़ी आत्महत्याएं हो रही है, ये आत्महत्याएं नहीं है, ये सरकार के द्वारा की गई हत्याएं हैं, इनके ऊपर 302 के मुकदमे दाखिल करना चाहिए। उसके बाद में वाकई के भी काफी विषय थे, कृषि के विषय थे, कृषि के दरों के विषय थे, और ये बोलते बोलते प्रचार करते करते उसके अंदर फिर पंकजा मुंडे होंगे या हमारा पाचा पटेल हो गए, और भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, खड़से जी वगैरह, ये हो तो सारे इसमें ये हुआ आखिरी कि बीजेपी की सत्ता 2014 में आई, और केंद्र में भी उसी तरीके से बीजेपी की सत्ता आई। अब 14 से 19 ये 5 साल में इन्होंने सत्ता भोगी, अच्छी तरह से भोगी। और उस समय पर उसके बाद में 2019 के अंदर जब वापिस से चुनाव हुए, तो उस समय पे बीजेपी के 105 सीटें आई, शिवसेना के 88 सीटें आई। उस समय पे शिवसेना ने ये बोला कि भाई आपने 5 साल पूरा भोगा है, कम से कम हमको 2.5 साल भोगने दो अभी इसके अंदर। हालांकि ये डिमांड कोई गलत नहीं थी उनकी, और उन्होंने ये बोले कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, ऐसी कोई तय नहीं हुआ था। और आखिरी फिर शरद पवार जी ने ये क्या बोलते हैं उसको सूत्र संभाले, और इनकी आघाड़ी की सत्ता हमारे महाराष्ट्र में आई। आपको पता है 2019 से जी। 2-2.5 साल इनकी सत्ता चली अच्छी तरह से। और वो होने के बाद में ये फिर 2-2.5 साल हो गए, फिर क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर लोग जो थे वो सारे एकत्रित आए, क्योंकि बीजेपी ने 5 साल के अंदर फडणवीस ने जो भी काम किए थे कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे हमारे यहाँ का जो समृद्धि महामार्ग है, जो करीब करीब 75,000 करोड़ रुपीस का, उसके बाद में मेट्रो के कई प्रकल्प है, बाद में और भी ऐसे कई प्रकल्प थे, तो ये कुछ अधूरे थे, कुछ ये थे। तो जब दूसरी सत्ता बदल हुई तो आपको भी पता है सारा कमीशन खोरी के पीछे फिर वापिस से हो जाता है कि उनको आपने दिया, हमको नहीं दिया वगैरह, ऐसे कुछ विषय हुए होंगे। तो ये सारे लोग एकत्रित आए और उन्होंने वापिस से फडणवीस जी को बोले कि नहीं भाई आप कुछ भी करके सत्ता संभालिए। और उसके लिए बड़ा पैसों का गेम हुआ, 2-3 हजार करोड़ का हर एमएलए को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए। और तब से हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक कहावत हो गई कि 50 खोके एकदम ओके, क्या काय ते डोंगर काय ते झाड़ी, वो होटलों के अंदर वो रहे वगैरह सारा विषय हुआ, सत्ता बदल हुआ। ये सारा है, मैं ज्यादा उसका जिक्र करना नहीं चाहूंगा क्योंकि लोग भली बातें जानते हैं। क्योंकि आपने मुझे पूछा है कि महाराष्ट्र की सत्ता का क्या विषय है करके, मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको दिया इसके अंदर। जी, ज़रूर। जी। इतना ढूंढ देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये पूरा का पूरा समझना आना चाहिए हम, क्योंकि आपका चैनल तो बाकी के लोग भी बाहर से भी, महाराष्ट्र के बाहर भी देखते हैं, इसलिए मैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये पिछले साल भर से 1.5 साल से करीब करीब 2 साल से इनकी सत्ता आ गई। हालांकि इसके बीच में भी फडणवीस ने एक दिन जब सत्ता का जब शिवसेना इनके साथ में जा नहीं रही थी, तब उन्होंने अजित पवार को बीच में पकड़ लिया था, और उन्होंने 2-3 घंटे की सत्ता बनी। सुबह 3-4 बजे इन्होंने सत्ता का ये किया, सुबह 5 बजे क्या बोलते हैं इसको शपथ विधि हुआ, और 2-3 घंटे के अंदर वापिस से ये सारा का सारा अजित पवार चले गए। तो उस समय पे तो दाव ये खेला गया था कि उस समय पे महाराष्ट्र के अंदर हमारे क्या बोलते हैं उसको गवर्नर का ये था, राज लागू था। तो वो हुआ तो सत्ता हो नहीं सकती थी, तो इसलिए ये बातें बाद में खुली कि शरद पवार जी ने वो दाव खेला था, इस तरीके से हुआ। बाद में ये गवर्नर रूल हट गया, और उसके बाद में 2-3 दिन के अंदर ही फिर ये हुआ। तो यही वो अजित पवार है जिसके ऊपर बीजेपी वालों ने और खास करके फडणवीस ने और उनकी जो भी टीम है, उन्होंने भयंकर भयंकर आरोप लगाए थे। सिंचन घोटाला है, बाकी की भी कुछ घोटाले है, ऐसा हुआ। और वही अजित पवार के साथ भी इन्होंने सुबह जाके लोग उठने के पहले रात के अंधेरे में ये सब करवा लिया, तो इसके ये जो रिएक्शन थी काफी खराब थी। और बाद में अभी जो 2-3 साल का जब शिवसेना ने ये किया, जो कि उनका लेजिटिमेट क्लेम था, ये बात बिल्कुल जरूर है कि शिवसेना बीजेपी के साथ में जब ज्वाइन हुई तब से लगातार 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 शिवसेना पीछे 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 चली गई। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि बीजेपी राजनीति ही ऐसी खेलती है कि मतलब निकल गया है तुम पहचानते नहीं है, और यूज एंड थ्रो।
तो ये बातें उद्धव को ध्यान में आ गई, इसलिए उनके साथ में वो गए नहीं। और उसके बाद में अभी फिलहाल का हमारे महाराष्ट्र स्टेट की ये पोजीशन है कि अभी इनकी सत्ता है, लेकिन लोग बड़े भयंकर नाराज है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। जी, जी, जी। बड़े विस्तार से आपने पूरे विषय को बताया कि किस तरह की महाराष्ट्र की राजनीति में क्या किस तरह का डेवलपमेंट रहा है पिछले दिनों और उसके क्या अब जो आने वाले समय में किस तरह के उसमें चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह की संभावना है। अच्छा लगातार ये बातें लगातार हो रही हैं कि अजीत पवार जो गुट है, उसको बीजेपी इस समय अजीत पवार के साथ विधानसभा चुनाव में जाना नहीं चाहती है। और ऐसे लगातार चर्चाएँ राजनीतिक गलियारों में, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या राजनीतिक गॉसिप है केवल मात्र या कहीं न कहीं अंदर खाने आपस में जो मतभिन्नता है, दोनों पक्षों में लगातार बढ़ रही है? और अजीत पवार के क्या विधायक शरद पवार के गुट के संपर्क में हैं? ऐसी चर्चाएँ भी लगातार राजनीतिक गलियार के अंदर हैं। इसको आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्या इसमें सच्चाई है? जी। नहीं, बात ऐसी है, देखिए, फडणवीस ने शिवसेना शिंदे गुट को क्यों तोड़ा? क्योंकि इनके पास में उतना ये नहीं था, मेजोरिटी नहीं थी। इसलिए उन्होंने शिवसेना को तोड़ के शिंदे की कुछ लोग 40-50 लोग अपनी तरफ खींचे और मेजोरिटी साबित करवा दी। ये होने के बाद में इनको अजीत पवार को लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन लिए। बाद में आपको मालूम है कि फिर अभी स्टेट के अभी क्या बोलते हैं इसको, देश के चुनाव हुए। उन चुनाव के अंदर दिख गया कि अजीत पवार की एक्चुअल में क्या ताकत है। बड़े मुश्किल से एक आदमी उनका चुन किया सका तट करे, और वो भी बड़े एकदम छोटे से मार्जिनल से। और वो भी जो चुन के आए वो उसके खुद के बल जीत के आया। उसके बाद में ये जो भी लोग अजीत पवार के साथ गए थे शरद पवार को छोड़ के, अभी ये तो बात तय हो गई है कि आखिरी जो, ये भले ही कितने बोले कि शिवसेना जो है ये शिंदे गुट की है, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है वो अजीत पवार की है, वो अभी क्योंकि सत्ता चूंकि इनके हाथ में है, तो ये इलेक्शन से लेके तो हर चीज इनकी जैसे चाहिए मनमति करते हैं। लेकिन जनता ने बता दिया इलेक्शन के अंदर कि असली कौन है, नकली कौन है। तो उसके बाद में जब अजीत पवार की यूटिलिटी इनको ध्यान में आ गई, तो वो हिसाब से हुआ क्या है अभी फिलहाल में कि फडणवीस भी अभी सोच रहे हैं, और अजीत पवार के साथ के जो भी विधायक है उनको ध्यान में आ गया कि ये अजीत पवार के साथ में रहना कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए बातें तो चल रही है, जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। और हो सकता है ये तो सारे के सारे, देखिए, शरद पवार ऐसा आदमी है कि वो खुले दरवाजे खुले करके बैठा है। He never closes his door. He, nobody needs any appointment to meet Mr. Sharad Pawar. Anybody can go anytime, can meet him. शरद पवार किसी भी आदमी का फोन उठाते हैं, किसी भी आदमी का। यही उनकी खासियत है, यही खासियत बाला साहब ठाकरे की भी थी। तो इसीलिए क्या है कि राजनीति कभी भी पलट सकती है हमारे महाराष्ट्र के अंदर। और ये बात बिल्कुल तय है कि लोग, विधायक और बाकी सारे जो लोग हैं, वो ये जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो शिंदे गुट के साथ में हो या अजित पवार के साथ में हो, नाराज है। सबसे ज्यादा नाराज वर्ग अगर कौन सा है तो वो है किसान, और वही मेजोरिटी में हमारे यहाँ पे। और वो जो नाराज है उसके पीछे डबल रीजन है, दो रीजन है। एक तो जितने किसान है वो ज्यादातर ओबीसी है, कुर्मी कुनबी है ज्यादातर, और उन्हीं में ये मराठा भी आते हैं। अभी मराठों का जो बीच में आंदोलन हमारे महाराष्ट्र में चला, और जिस तरीके से वो खिलवाड़ किया गया, जब इसके पहले भी जब फडणवीस की सरकार थी 2014 से 2019 के बीच, उस समय पे भी मराठों के बड़े बड़े मोर्चे निकले। और ये कहा जाता है कि वो मोर्चे जो है ये फडणवीस ने या आरएसएस ने ही मैनेज किए थे, क्योंकि जिस तरीके से वो डिसिप्लिन थी, जिस तरीके से सारे निकले, जिस तरीके से पैसों का खेल हुआ, 4-4, 5-5 लाख के मोर्चे, कम ज्यादा नहीं, 50 के ऊपर 53 मोर्चे निकले बड़े बड़े, 4-4, 5-5 लाख लोगों के हाथ में कुछ नहीं आया। और अभी जो ये मनोज जरांगे नाम का आदमी को शक को खड़ा किया गया है, ये भी कहा जाता है उस समय पे कि जैसे भी अभी 2022 के अंदर फडणवीस की सरकार आई, उसी के बाद में जरांगे नाम का आदमी खड़ा, तब तक कि उसको पता नहीं। तो ये भी कहा जाता है कि इसको खड़ा करने वाला जो है, क्योंकि पब्लिक का ध्यान दूसरी तरफ बटोरना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, मराठा कुर्मी यानी ही किसान, इनको गुमराह करना है, इनका ध्यान दूसरी तरफ हटाना है, तो मनोज जरांगे इन्होंने ही खड़ा किया गया, ऐसी लोगों में धारणा है, ऐसे लोगों में धारणा है। हो सकता है कई लोग ऐसा भी बोलते कि शरद पवार जी का खेल है सारा का सारा। अब वो हो सकता है, ये सारी राजनीति है, इसलिए कोई
प्रमाण हम दे नहीं सकते। लेकिन क्या हुआ कि इसके कारण ये मराठा का जो आंदोलन हुआ भयंकर चला मरो जराने का, और जिस तरीके से सरकार ने इनके साथ में खिलवाड़ किया कि हम आपको आरक्षण देते हैं, इसके पहले बीजेपी की सत्ता 2014 से 2019 के बीच उस समय पे भी यही हुआ, आरक्षण हुआ। फिर उसके बाद में एक आदमी कोर्ट में गया, वो आदमी जो था वो फडणवीस का ही आदमी था, वही कोर्ट में गया, उसी ने चैलेंज किया। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि नहीं, आप इस तरीके से 50 की मर्यादा उल्लंघन नहीं कर सकते। और वही किस्सा बाद में जैसे भी फडणवीस सत्ता में अभी 2022 में आए, वही केस चालू। तो अभी लोगों का क्या है इसके बारे में, और पर्टिकुलरली किसान और मराठों का जो है भयंकर रोष है फडणवीस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। तो इस कारण क्या है कि ये जो हमारी फिलहाल की जो परिस्थिति महाराष्ट्र की जो है, ये खुला जिसको बोलते हैं ना, कि सिर्फ थोड़ा सा यानी पेट्रोल वेट्रोल सारा छिड़ के तैयार है, बस थोड़ी सी एक माचिस की तीली डालने की जरूरत, वो डाल दिए कि ये सारा का सारा एकदम एक्सपोज हो जाएगा। अभी इलेक्शन जो है 2-3 महीने के ऊपर है, और उसके बाद में वो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो इस समय के बजट स्टेट का डिक्लेयर किया, वो बजट इतना फालतू है, इतना फालतू है जिसकी कोई हद नहीं है। और वही अपने क्या बोलते मध्य प्रदेश के धरती के ऊपर लाडली बहन योजना, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी लाडली की बहन मराठी में वो करती है, उसका होना जाना कुछ नहीं है। 2-3 महीने के अंदर जिस तरीके से कागजों का खेल है, जमा करना है, और होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन एक लोगों को आशा बना दी। एक तरफ के किसानों को महीने के कितने पैसे देते हैं, एक किसान को वो भी मजदूर किसान, उसको कितना पैसा देते हैं, 500 रुपया, यानी साल के 6,000 देते हैं, 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए देते हैं, यानी महीने का 500 रुपये और रोज का 17 रुपये 50 पैसे हुआ। तो किसानों को 17 रुपये 50 पैसे दे रहे हैं, और वही किसान की बीबी को 1500 रुपये दे रहे हैं। देने की बात कर रहे, दिए नहीं है, और बजट के अंदर कर दिए, प्रावधान कर दिए इस तरीके से। और बाकी का बजट के अंदर किसानों के बारे में कोई चीजों के लिए, अच्छा इनके पास में पैसा कुछ नहीं है। आज के घड़ी में महाराष्ट्र के ऊपर 7 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा है। जब 2014 में बीजेपी ने कमान संभाली थी, तब महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर कर्जा था 55,000 करोड़ रुपया, जो 14 से 19 के बीच में बढ़ के हो गया 6-7 लाख करोड़ रुपया। हमारे जो स्टेट का बजट है उससे दुगना तिगना, एक समझिए आप। अभी भी इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है वो बजट डेफिसिट बजट है, 1.5 लाख करोड़ का कुछ डेफिसिट बजट है। पैसा लाने वाले का पैसा नहीं तो हमारे पास में, ऊपर आपको नया कर्जा मिलने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें जो है लोगों के ध्यान में आते जा रही है, और ये जिसको बोलते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, या जिस तरीके से बोलते हैं कि जब गिदड़ की मौत आती है तब शहर की तरफ भागता है, उसी तरीके से बीजेपी ने जो जो डाव डाले, फडणवीस ने जो जो डाव डाले हैं, वो सारे उल्टे पड़े हुए हैं। चाहे वो शिंदे को लेना है, चाहे अजित पवार को लेना है, चाहे वो क्या बोलते उसको मनसे का और राज ठाकरे को लेना है, चाहे वो अशोक चौहान को, सारे उल्टे पड़े गए। इससे कुछ फायदा हुआ नहीं है, और इसी का नतीजा आपको मालूम है कि अपनी जो लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो मैंने बोला था वही हुआ। मैंने बोला था कि बीजेपी कोई हालत में डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे, इनको सिर्फ 9 सीटें मिलेंगी। जिस विदर्भ से मैं हूं, मैंने उससे बोला था कि ज्यादा से ज्यादा एक गडकरी की सीट आ सकती है, जबकि इन्होंने गडकरी के पीछे बहुत ही फटाके हम जिसको बोलते हैं वो लगाए थे, और बीजेपी के खिलाफ में जो भी उम्मीदवार, क्योंकि इनकी नहीं इच्छा थी क्या बोलते हैं नितिन गडकरी जीत के आए, और क्योंकि ये तो डायरेक्ट थ्रेट था मोदी जी के इसको। तो ये तरीके से सारी बातें चल रही है। लेकिन अभी फिलहाल के अंदर हमारे महाराष्ट्र की पोजीशन जो है भयंकर वोलाटाइल है। आने वाले दिनों के अंदर अगर चुनाव होते हैं तो उस समय पे मैं अभी जो 105 सीटें है बीजेपी की, वो 105 सीटें ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा हद हो गई तो 30 से 40 के बीच में सिमट जाए, 30 से 40 के अच्छा, बीच में सिमट जाए। हाँ बिल्कुल, अच्छा, इतनी अच्छा, बुरी हालत होने वाली है। अच्छा। पब्लिक में तो कोई इनका वजूद नहीं है, कॉमन पब्लिक में बीजेपी पूरी तरीके से डिफेम हो चुकी है। बस इतना ही मैं कहूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात कही। और जैसे लोकसभा में आपका जो प्रेडिक्शन था, जो आपने अनुमान लगाया था, लगभग उस तरह से रिजल्ट महाराष्ट्र में रहे हैं। शत और आपका जो प्रतिशत जी, जी, बिल्कुल शत शत प्रतिशत प्रतिशत आपका सच हुआ, शत आपका प्रतिशत। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आपका अनुभव है राजनीति को समझने का महाराष्ट्र की, वास्तव में है तो मतलब एक प्रशंसनीय है ही।
और क्योंकि आपका पूरी आप राजनीति को वहाँ के और राजनेताओं की शैली को भी बखूबी जानते हैं महाराष्ट्र की। अच्छा, इतना जो आप बता रहे हैं कि 30 से 40 सीट बीजेपी आ सकती है, इतना बड़ा राजनीतिक रूप से ना नुकसान हो सकता है। इसके पीछे कौन से ऐसे मुख्य कारण आप देख पाते हैं? क्या शिंदे और अजित पवार को साथ लेना बीजेपी को भारी पड़ रहा है? और बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो नाराज़गी है इन दोनों के प्रति, इन दोनों गुटों के प्रति, क्या बीजेपी को उसका एहसास नहीं था जो आज इतना बड़ा एक नुकसान कहीं न कहीं संभावना बन रही है? बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया है वही है। देखिए क्या है कि बीजेपी का जो भी कोर वर्कर था, जो कुर्सियां लगाता था, दरिया बिछाता था, और यही वो वर्कर है कि जो जिनको वो इन्होंने जो सेट किए हुए नैरेटिव है कि ये अजित पवार भ्रष्ट है, शरद पवार भ्रष्ट है, टमका भ्रष्ट है, ये है। आज वही लोग उन्हीं को साथ में लेके काम कर रहे हैं। जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाले बीजेपी या मोदी जी, या जिस तरीके से हम स्वच्छ राजनीति देंगे ये बोलने वाले ये सारे के सारे, आज के घड़ी में ये परिस्थिति है कि भ्रष्टाचार की परिसीमा हमारे स्टेट के अंदर चल रही है। प्रचंड भ्रष्टाचार है। कोई काम सीधा होता नहीं है, काम ही नहीं हो रहे हैं लोगों के। एकदम जो स्टेट हमारा जिसको बोलेंगे ना, एजुकेशन में नंबर 1 आगे, रेवेन्यू में सबसे देश के अंदर मुंबई को पकड़ के महाराष्ट्र रेवेन्यू में सबसे आगे, ऐसे इसके अंदर भी स्टेट पिछड़ते जा रहा है। और जिस तरीके से ये जो किस्से और मामले चल रहे हैं स्टेट के अंदर के, तो और बीजेपी के जो दबंग नेता थे एक जमाने में, जिन्होंने बीजेपी को स्टेट में खड़ा किया, जिसके अंदर एकनाथ खड़से होंगे, जिसके अंदर हमारे मुंडे जी होंगे, जिसके अंदर प्रमोद महाजन या फिर अभी उनकी बेटी आई है, ये सारों को किनारे कर दिया, किनारे कर दिया एकनाथ खड़से जैसा दबंग नेता। अब ये जो पुराने लोग थे वो बाजू हो गए, उसके बाद में ये नए नए लोगों को लाके बैठा रहे सर पे। तो जो पार्टी का जो कोर वर्कर था वो ना रहा। वो इस बार इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में बाहर ही नहीं निकला। जो बीजेपी की इतनी दुर्गति हुई उसके पीछे का रीजन यही है कि ये पन्ना लेवल पे, बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट था, लोगों के घर घर जाकर लोगों को वोटिंग करने के लिए बोलने वाले लोग थे। तो क्या हुआ कि ये लोग तो थे ही नहीं ना, ग्राउंड में नहीं थे। तो ये कि जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है या बीजेपी का स्टेट का जो लीडरशिप है, वह इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे कि जो कार्यकर्ता उनके हैं, जो उनके वर्कर हैं, उनके अंदर गुस्सा है, रोष है, इसको लेकर भी शिंदे और अजित पवार को जो उन्होंने इतनी बड़ी हैसियत सरकार के अंदर दे दी है और मतलब और सीटों के बँटवारे में, क्योंकि जब स्टेक होल्डर में इतने बड़े बनेंगे, तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है या जो उनका नेता है, जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है, उसका हक मारा जाएगा, तो इसको बीजेपी समझ नहीं पा रही थी, जो इतने बड़ा उन्हें नुकसान की संभावना बन रही है। देखो ऐसा है कौशिक, आफ्टर ऑल बीजेपी वाज नो, इट्स अ कैडर बेस्ड पार्टी। पहली बात तो एक समझिए, उनका जो कैडर है वो आरएसएस में या अलग अलग जो गुट है बीजेपी की, जितनी भी ब्रांचेस है, फिर उसमें विद्यार्थी परिषद होगी या जो भी किसान के ये हिसाब से भारतीय किसान परिषद जो भी है, कई गुटों के अंदर बीजेपी और उसके ये बटे हुए है। और इसका एक्चुअली जो सूत्र संचालन है वो तो आरएसएस के थ्रू होता है, ये बात कोई छुपे भी नहीं है। लेकिन फिलहाल में जो बातें हो गई है कि इन्होंने जिस तरीके से जो पार्टी विद डिफरेंस जो थी, तो पार्टी विद करप्शन ये इमेज इन्होंने बना दी है इसके अंदर। और बीजेपी के जो ओरिजिनल वर्कर और जिनके नाम से बीजेपी जानी जाती थी, या जिन्होंने बीजेपी को आज के परिस्थिति में खड़ा किया, ऐसा समझे, फ्रॉम जीरो टू सत्ता, सत्ता में आए, स्टेट में भी आए कई बार और उसके बाद में केंद्र में भी आए, और पिछले 10 साल से ये है। तो ऐसे इसके अंदर जिस तरीके से बीजेपी की जो इमेज थी, जो खत्म करने का काम खत्म की गई, उसके पीछे हमारे स्टेट के अंदर सिर्फ 2 ही आदमी हैं। 2 में से एक आदमी है फडणवीस, दूसरे आदमी है बावनकुले, जो इन्होंने अभी फिलहाल के अंदर स्टेट प्रेसिडेंट बना के रखे हैं। हालांकि बावनकुले की कोई वजूद नहीं है। ही वॉज अ पेटी कॉन्ट्रैक्टर इन द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो भी वो एरिया में रहता है कोराडी में, वहां पे पेटी कॉन्ट्रैक्टर था। अब ऐसे आदमी को अगर आप स्टेट का प्रेसिडेंट बना देंगे, तो जो पार्टी के पुराने वर्कर जो कि लोगों के सामने एक आदर्श करके खड़े थे, वो तो चुपचाप होकर बाजू में बैठे हैं। और फडणवीस जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने स्टेट के अंदर 2-2 डेप्यूटी सीएम बना दिए, जिस तरीके से शिंदे फिलहाल में कमान सा, अच्छा शिंदे का भी जो बैकग्राउंड है वो भी इसी तरीके से है।
ये कोई पब्लिक इमेज वाले लोग नहीं है, पब्लिक इमेज वाले लोग नहीं। तो फिर अभी फिलहाल के अंदर की जो महाराष्ट्र का जो पूरी राजनीति है, इस तरीके से सारी गुंडागर्दियों के हाथ में और इस तरीके से करप्शन के बेस के ऊपर अगर ये खड़े हैं, कॉमन आदमी महाराष्ट्र का इनसे टूट गया है। महाराष्ट्र ये कभी भी, मैंने जैसा बताया कि महाराष्ट्र वॉज ए वेरी कल्चर स्टेट। अब ये ऐसे कल्चर स्टेट के अंदर इस तरीके से नॉन कल्चर लोग आकर, और वो अगर पैसे के भरोसे पे या गुंडागर्दी के भरोसे के ऊपर अगर बोलेंगे हम राजनीति चमका दे। देखिए अभी पिछले 7-8 दिनों से 10 दिनों से हमारा स्टेट का असेंबली चालू है। वो असेंबली के अंदर इतने रोज रोज विपक्ष, और मजबूत विपक्ष है इस बार फिलहाल में, वो विपक्ष के जो नेता है विजय वडेट्टीवार, रोज इनके कपड़े उतार, रोज कपड़े उतार। ये इतनी परिस्थिति है कि हाउस में ना सीएम रहता है, ना डिप्टी सीएम रहता है, ना ही कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्री रहते हैं। आज ही मैंने सुना, मैं आपको चाहे तो वीडियो भेज दूंगा। तो ये इस तरीके से होने के कारण जो है, रोज विपक्ष जो है इनके कपड़े उतार रहा है। आने वाले दिनों में अभी 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन है, इसके अंदर इनकी छवि जो है वो बहुत खराब होते जा रही है। और आज ही सुबह हमारे यहाँ पे एक बच्चू कडू करके एमएलए है, उनका पूरा पक्ष पार्टी है, उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ में ऑफलाइन जुआ हमारे मंत्रालय के सामने खोला, मंत्रालय के सामने खोला कि वह अगर आप ऑनलाइन ऑनलाइन चलने देते हो, जो कि हमारे देश के बच्चों को, युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहा है, तो हम अभी ऑफलाइन यही खेलेंगे। तो पुलिस वालों ने उनको वापिस से अरेस्ट किया, सारे के सारे इनको। तो कहने का मतलब वो जो इश्यू है वो फोकस हो गया, फोकस हो गया। तो ये इस तरीके से जो चल रही है स्टेट के अंदर की परिस्थितियां बहुत गंभीर है। फिलहाल में स्टेट के अंदर रेनी सीजन है, कई एरिया में पानी नहीं है, कई एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पानी है, किसान परेशान है। जो खेती को लगने वाली चीजें है वो भयंकर भयंकर महंगी हो चुकी है, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं। किसानों का जो उपज है लास्ट ईयर, वो कपास हो, सोयाबीन हो, या कोई भी चीज हो, या अन्न प्याज हो, उसको कोई दाम नहीं है। तो एक असंतोष हमारे इसके अंदर उसका कभी भी एक्सपोजन हो चुका है, एक्सपोजन होने वाला भी है। और इसका सारा खामियाजा जो है आने वाले दिनों के अंदर, इलेक्शन के अंदर जब भी होते हैं, उस समय भी इनको मालूम पड़ेगा कि फिलहाल में स्टेट की हालत क्या है, इनकी औकात क्या है। ये पब्लिक बता देने वाली है, जो कि लोकसभा के इलेक्शन में तो बता ही दिया है, लेकिन स्टेट इलेक्शन के अंदर तो बिल्कुल बताएंगे। हमारे स्टेट के अंदर एक बात ध्यान में रखिए, हमारे स्टेट के अंदर फिलहाल में ये है कि पिछले 3 सालों से जो भी जिला परिषद होती है, जो भी नगर पंचायत होती है, महानगर पालिका होती है, उसकी इलेक्शन हुए नहीं है। और वो सभी के ऊपर, इंक्लूडिंग मुंबई महानगर पालिका, सब जगह पे ऊपर क्या बोलते हैं उसको, ये अपॉइंटेड है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड है। और ऐसे के अंदर ना कुछ शहरों के काम हो रहे हैं, ना ही जिला परिषद से जो ग्रामीण विभाग के काम होते हैं वो हो रहे हैं। सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकार के, माने एडमिनिस्ट्रेटरों के ताबे में है, यानी सरकारों के हाथ में, जिसका उनको ही पूरा का पूरा जो भी सत्ता में बैठेगा उसका, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये परिस्थिति। जी, जी, बिल्कुल। बहुत विस्तार से आपने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति का बखूबी आपने विश्लेषण किया है और जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार घटनाक्रम घट रहे हैं, वह भी बहुत कुछ बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। और जिस तरह से आपने कहा कि कारण क्या है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, क्यों मायूस हो गए हैं, क्यों उनके अंदर रोष है, क्योंकि जिस तरह से शिंदे और अजित पवार को लगातार पूरी भूमिका बीजेपी के साथ उन्हें सरकार में मिली है, उससे उनका कहीं न कहीं अधिकार को वह वंचित हो रहे हैं महाराष्ट्र जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और उनकी आवश्यकता कुछ नहीं थी कि जैसा आपने कहा कि बीजेपी को उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अजित पवार को अपने साथ मिलाया। उससे उनकी जो राजनीतिक छवि है, उसको नुकसान पहुँचा है और लगातार इसका खामियाजा उन्हें राजनीति में उठाना पड़ रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने पूरा जिस तरह विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा पसंद आएगी और उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति का बखूबी पता चलेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा कैसी है वर्तमान में और आने वाले समय क्या हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।